हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हमने ये कवर करना है चैप्टर नंबर 19, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है जी। अच्छा जी, इस चैप्टर की टू ही पार्ट्स है, एक रिक्रूटमेंट की और एक सिलेक्शन की। ठीक है जी। रिक्रूटमेंट का सिंपल मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो अपनी जॉब के लिए, आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो आप उन एम्प्लॉयज़ को ढूंढते हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि अभी एम्प्लॉयज़ आ गए, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है, आपने उसमें से सेलेक्ट करना है, तो ये आपके लिए क्या है, सिलेक्शन है। ठीक है जी। अच्छा जी, चले स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट क्या है? इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग अ रेंज ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर अ गिवन रोल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो ताकि आ जाए। ठीक है, जितनी ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, जितनी ज़्यादा लोग आएंगे, तो उसमें से चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छे एम्प्लॉयज़ चूज़ करने के लिए। ठीक है। फिर सिलेक्शन क्या है कि जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है उसमें से सेलेक्ट करना। अच्छा जी, फिर इम्पोर्टेंस एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए जी, एम्प्लॉय जो होता है वो मेन वर्कफोर्स है आपके लिए। ठीक है, अगर आपके एम्प्लॉयज़ बेहतरीन है, वो स्किलफुल है, वो उनके पास एक्सपर्टीज़ है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मसला तब होता है कि जब आप रिक्रूटमेंट भी करते हो, सिलेक्शन भी करते हो, दोनों के ऊपर आप टाइम भी जो इन्वेस्ट कर रहे हो, ऊपर से आप कॉस्ट भी इनकर कर रहे हो। ठीक है, अगर रिक्रूटमेंट के बाद, सिलेक्शन के बाद मैनेजमेंट ने इतने टाइम दिए, इतनी इन्वेस्टमेंट्स के इतने पैसे लगाए, और तब जाकर भी आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं आते, तो फिर से आपने वो टाइम देना होगा, इतनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इनकर करनी होगी। ठीक है, तो फिर से वो सारे काम जो है आपने करने होंगे। इसके अलावा इसके और भी कंसिक्वेंसेस ये है कि आपके पास हाई स्टाफ टर्नओवर। इसका मतलब भी है कि ज़्यादा स्टाफ टर्नओवर होगी, मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जाएंगे। फिर से आपने ये जो है रिपीट करना है प्रोसेस को, फिर से रिक्रूटमेंट, फिर से सिलेक्शन। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ही दफ़ा में अच्छी सी रिक्रूटमेंट भी हो और अच्छी सी सिलेक्शन भी हो इसमें। हाई स्टाफ टर्नओवर मतलब ये कि लेबर्स आते हैं, काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो लेबर टर्नओवर को आपने कम से कम ही रखना होता है। इसके बाद हाई कास्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अगर आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बेहतर तरीके से नहीं करते, तो फिर से अपनी एडवर्टाइजमेंट्स देनी है, फिर से आपने जो है अपने एड्स चलाने होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, जॉब्स के लिए। ठीक है, तो फिर आपने वो सब कुछ फिर से करना होता है। मैनेजमेंट भी हर टाइम इसी में लगी होगी। ठीक है, तो उनके पास भी टाइम नहीं है जो मेन ऑपरेशनल काम है वो करने के लिए। एक साथ डिसमिसल, अगर एम्प्लॉय को आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके आप उसको निकालते हो, आपने एक साल की कॉन्ट्रैक्ट की और बीच में उसको 5 महीने बाद कहते हो कि भाई आप जो है सूटेबल नहीं हो रोल के लिए, आप जा सकते हो, तो फिर यूके में ये होता है कि आपने उनको कंपनसेशन पे करनी होती है। ठीक है, कि आप उनको काम से निकाल रहे हो, तो नेक्स्ट जॉब के लिए आपने उनको पे करना होता है। ठीक है, फिर इससे आपकी जो कंपनी है इसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे। ठीक है, आपकी जो गुडविल है, रेपुटेशन है, वो भी ख़राब हो जाएगी इससे। फिर आपके पास जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आप तो हर टाइम इसमें लगे रहते हो। ठीक है जी। फिर जो आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, तो उसकी क्वालिटी भी आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो इसी तरीके से। अच्छा जी, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बताया हुआ है कि देखो, इन इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब होता है कि जब इकॉनमी की हालात अच्छे ना हो, इकॉनमी मुल्क की ख़राब हो। ठीक है, तो उस टाइम ये होता है कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार होते हैं। तो उसमें आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, फिर इवन इन टाइम्स ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर। देखो, ज़्यादा लोग आएंगे तो इसमें फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ज़्यादा लोगों में अच्छे कैंडिडेट्स जो है उनको सेलेक्ट करें। ठीक है, फिर इसके बाद है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये आप लोग के लिए मेन जो काम एमसीक्यूज के लिए वो ये याद करना है। ठीक है, कि रिक्रूटमेंट में कौन कौन से आपके पास स्टेजेस है, और सिलेक्शन में तो एग्री वैकेंसी से लेकर अट्रैक्ट कैंडिडेट्स तक ये रिक्रूटमेंट है। और फिर उसमें से सेलेक्ट करना, जब एप्लीकेशन फॉर्म्स के ऊपर आप सिलेक्शन स्टार्ट कर देते हो, तो वो सिलेक्शन स्टेजेस है। ठीक है, तो आपको ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जॉब एनालिसिस हमारे पास रिक्रूटमेंट में है या सिलेक्शन में है। ठीक है, इसी तरह रिक्रूटमेंट में कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे, तो ये याद करना है, सिंपल है। देखो, सबसे पहले क्या है, एग्री वैकेंसी। ठीक है, मतलब ये है कि आपके पास वैकेंसी किस काम की है। आपके पास सेल्स मैनेजर नहीं है, आपके पास कोई लेबर नहीं है, या आपके पास जो है प्रोडक्शन मैनेजर नहीं है, काम कौन सा है। ठीक है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एक ही बात है कि जॉब के डिस्क्रिप्शन इसमें क्या है, मेन काम क्या करना होता है। ठीक है, उसमें क्या काम मुश्किल है, क्या काम इजी है,
कितने घंटे का काम है, पर्सन स्पेसिफिकेशन, किस तरह का बंदा हमें चाहिए, अट्रैक्ट कैंडिडेट्स, और फिर आपने एडवर्टाइजमेंट्स करके लोगों को अट्रैक्ट करना है। ठीक है जी। तो जब सबसे पहले जब एग्री वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी आ जाए तो उसमें अपनी दो बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये कि जब फॉर एग्जांपल एक सेल्स मैनेजर था, वो चला गया, अब ये आपके पास वैकेंसी है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर लो, बाहर से किसी बंदे को हायर कर लो। ऑप्शन ये है कि आपके पास ऑलरेडी जो अवेलेबल एम्प्लॉयज़ है आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप ये काम उनके साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो या तो रिप्लेस कर सकते हो या बाहर से रिक्रूट कर लो। जॉब एनालिसिस में फिर जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो वही आपको बताया होगा कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देनी है। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये बताना होता है कि जॉब टाइटल क्या है, असल में ये काम है क्या, पर्पज़ ऑफ जॉब करना क्या है, पोजीशन ऑफ जॉब, हमारी कंपनी में इसकी पोजीशन क्या है, इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या है, वर्किंग कंडीशन आपको किस तरह दी होगी, दिन का काम है, नाइट शिफ्ट है, ठीक है, प्रिंसिपल ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर क्या, वेजेस और सैलरीज क्या है। ठीक है, तो अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन आप देते हो ताकि लोग को पता चले कि काम क्या है और फिर उसी हिसाब से लोग आए। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन से एक और भी फ़ायदा ये है कि आपको एडवर्टाइजमेंट देने में आसानी होगी, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन को ही आप एडवर्टाइजमेंट में दे दो तो ये काफ़ी है। ठीक है, फिर पर्सन स्पेसिफिकेशन, तो एल एस रोजर ने कहा है कि आप जब किसी को हायर करते हो, ठीक है, तो स्किप बैग हमारे पास एक एक्रोनिम है, इससे आप लोगों ने याद करना है कि एल एस रोजर ने कहा था स्किप डैग। स्किप डैग मतलब ये कि आपने एम्प्लॉयज़ में ये 5 6 7 बातें जो है ये देखनी होती है। ठीक है, उसमें से स्पेशल एप्टीट्यूड्स, स्पेशल एप्टीट्यूड आप एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है कि स्पेशल एप्टीट्यूड जो है वो हम किस चीज़ को कहते हैं, तो याद रखिए स्किल्स एंड एबिलिटी। आप जिस एम्प्लॉय को हायर करें उसमें स्किल्स एंड एबिलिटी क्या होनी चाहिए। फिर सर्कमस्टांसिस, आपने ये भी बताना होगा, आपने ये भी पूछना होगा एम्प्लॉय से कि आप इन स्पेशल सर्कमस्टांस में काम कर सकते हो कि नहीं। हो सकता है आपको ओवर टाइम करना पड़े, हो सकता है वीकेंड्स पर भी काम करना पड़े, तो ये भी बताना होगा। इंटरेस्ट, ये बंदा जो है इसकी सोशल लाइफ किस तरह है, ये जो है सोशली ये एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, फिर फिजिकल मेकअप, देखो एक काम होगा ये सूट करेगा यंग लोगों को, एक काम होगा जो सिर्फ मेल को सूट करेगा, जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो फिजिकली इस जॉब के लिए किस तरह बंदा होना चाहिए। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन जो है ये इसका मतलब ये है कि ये एम्प्लॉय अंडर प्रेशर काम कर सकता है कि नहीं। ठीक है, ये प्रेशर को हैंडल कर सकेगा कि नहीं। फिर अटेनमेंट्स, तो अटेनमेंट्स मतलब इसके अचीवमेंट्स। ठीक है, आपने इसके अचीवमेंट्स को देखनी है कि ये जो है क्या क्या इसने अचीव किया है, क्या क्वालिफ़िकेशन है इसके साथ। जनरल इंटेलिजेंस, ओवरऑल आपने देखना है इसकी जो इंटेलिजेंस है वो एवरेज है। ठीक है, एवरेज है, आइडियल है, किस तरह आपको चाहिए, बिलो द एवरेज आपको कोई कैंडिडेट चाहिए या हाई इंटेलिजेंस वाला बंदा आपको चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, एक एम्प्लॉय की एबिलिटीज़ को जज करने के लिए आपके पास सिंपल एक एक्रोनिम गिवन है, इसके ऊपर आप उसको जज कर सकते हो। ठीक है जी। फिर यहाँ पर है अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स, तो ये लास्ट जो स्टेज है रिक्रूटमेंट में वो बताया होगा कि कैंडिडेट को किस तरह आप अट्रैक्ट कर सकते हो। देखो दो ऑप्शन मैंने बता दी कि या जो ऑलरेडी आपके पास एम्प्लॉयज़ है आप ये काम उनके साथ रिप्लेस कर लो। ठीक है, सेकंड ये है कि आप रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर लो। तो अब यहाँ पर है कि देखो अगर आपके पास जो अवेलेबल कैंडिडेट्स है तो आप उनको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, या टेम्प्रेरी उनको दे सकते हो, या इस जॉब को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो, या रोटेशन के ऊपर कि कभी एक एम्प्लॉय ये काम करे, कभी दूसरा एम्प्लॉय ये काम करे। ठीक है जी। अब इसके अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है। अगर आप इंटरनल एम्प्लॉय को ये चांस देते हो, ठीक है, कि वो ये काम करे, तो उनके लिए ये एक मोटिवेशन, उनको लगेगा कि उनके लिए फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ है। जिस तरह सेल्स डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय को आप उठाकर उसे सेल्स मैनेजर बनाते हो, तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है ना, तो ये उनके लिए अच्छी बात है। फिर आपका भी टाइम सेव हो रहा है, एनर्जी सेव हो रही है, कॉस्ट सेव कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की आप ज़रूरत नहीं रही। एक्सटर्नल से होगा कि आप न्यू ब्लड इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उससे न्यू एक्सपर्टीज़ आएंगे, न्यू स्किल्स आएंगे, तो वो आपके लिए मज़ीद बेहतर है। ठीक है जी। फिर आप किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके लिए पोटेंशियल सोर्सेज क्या है, तो सिंपल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, या बहुत सारे इस तरह इदारे हैं जो आपको एम्प्लॉयज़ देती है, एजेंसीज़ है, कंसल्टेंट्स है, जो कैरियर्स एडवाइजरी ऑफिस है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से आप जो है हायर कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि उनसे आप कांटेक्ट करके आप अपने लिए एम्प्लॉय ढूंढ सकते हो। ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट इसमें एक बेहतरीन तरीका है। तो एडवर्टाइजमेंट में ये बताया होता है कि आपने कॉन्साइज रहना है। ठीक है, मतलब ये कि जो रोल आपको चाहिए उसके बारे में आपने सच लिखना है, ट्रू एंड फेयर आपने डिस्क्रिप्शन दियो
इस तरह ना हो कि वी आर हायरिंग अ कैंडिडेट फॉर 1 लाख सैलरी, ठीक है, और फिर जब वो आए तो आप उसे कहते हो कि नहीं सैलरी 20,000 है, टाइम के साथ साथ इसमें इंक्रीज आ सकती है, ठीक है। तो आपने इस तरह नहीं करना है, जितनी सैलरी है वो बतानी है, जिस तरह वर्किंग कंडीशन है वो क्लियर बतानी है, ठीक है, आपने ऑनेस्ट रहना है। अच्छा, फिर एडवर्टाइजमेंट में ये बताना है किस तरह ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्या क्या होता है यहाँ पर, किस तरह होगा। फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शन है वो नेशनल प्रेस है, इसको भी याद करना होगा एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। नेशनल प्रेस मतलब जो अखबार है, जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, आपके नेशनल लेवल पर। तो उससे ये होता है कि पूरे मुल्क में आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। फिर लोकल न्यूज़पेपर में आप दे सकते हो, तो लोकल न्यूज़पेपर जो इलाका है सिर्फ उसी का न्यूज़पेपर होता है, तो वो चीपर होगा, लेकिन ज़्यादा लोगों तक आप नहीं पहुंच सकते। इंटरनेट सबसे बेस्ट तरीका है, ज़्यादा लोगों तक भी आप पहुंच सकते हो, वो भी बहुत ही कम रेट्स पर, ठीक है। फिर रेडियो एंड टेलीविज़न, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और स्पेशलिस्ट जर्नल, जर्नल हर बिज़नेस का एक जिस तरह फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के जितने बिज़नेस हैं उनके लिए एक जर्नल बना होता है, तो हर जर्नल में हर बिज़नेस जो है इस जर्नल में देते हैं कि हमें इस एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो वो जर्नल जो भी रीड कर रहा होता है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक जॉब है जिनको ज़रूरत है, ठीक है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ से फिर स्टार्ट होता है आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म्स में, जितने एम्प्लॉयज़ आ गए उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो आप उनको देते हो एप्लीकेशन फॉर्म्स। फिर सिलेक्शन जो आप स्टार्ट करते हो वो बेसिकली हम करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स के ऊपर से ही। बहुत सारे जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करेंगे, तो एक मैनेजर होगा वो बैठा है, एप्लीकेशन फॉर्म्स को देख रहा है, या सीवी ले लो, ठीक है, तो वो देखता है और उसमें से बहुत सारों को वो सेलेक्ट करेगा, बहुत सारों को रिजेक्ट करता है। जिनको सेलेक्ट किया होता है उनकी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इंटरव्यूज़ क्या टाइप्स है आपके पास, देखो ये टाइप्स भी आप लोग याद रखिए। एक तो होती है फेस टू फेस इंटरव्यू, कि एक बंदा बैठा होता है, एक इंटरव्यूअर है और एक इंटरव्यू है, ठीक है, मतलब जिससे इंटरव्यू ले रहा है, तो एक बंदा आपसे इंटरव्यू ले रहा है तो उसको हम कहते हैं फेस टू फेस। ग्रुप इंटरव्यू का मतलब ये है कि जिस तरह स्कूल में वो वाइवा होती थी ना, कि 5-6 स्टूडेंट्स एक साथ बैठे होते हैं और टीचर उनसे इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। फिर सक्सेशन ऑफ इंटरव्यूज़ मतलब ये है कि आप एक इंटरव्यू पास कर लो तो फिर एक और इंटरव्यू, फिर एक और इंटरव्यू, तो इसे हम कहते हैं सक्सेशन ऑफ इंटरव्यूज़। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें आपको एक प्रॉब्लम देते हैं कि इस तरह एक प्रॉब्लम है तो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो वो आपको बेसिकली जज करते हैं, ठीक है। पैनल इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि 4-5 इंटरव्यूअर्स बैठे और एक बंदे से इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस, जिस तरह फौज वगैरह में इंटरव्यूज़ होते हैं कि आपको इस तरह डिलिबरेटली क्वेश्चंस में ही इस तरह स्ट्रेस में डालेंगे, फिर वो आपको जज करते हैं कि इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस आप किस तरह रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है। तो इंटरव्यू के एडवांटेजेस ये है कि आप तो कैंडिडेट को देखते हो, उससे मिलते हो, उससे पूछते हो और उसको जज करते हो। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत कम टाइम होता है, फिर हो सकता है कि आपने जो स्ट्रेस वाली कंडीशन बनाई उसमें वो परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्मल वो अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है। फिर आपको सिर्फ उसकी काम करने की सलाहियत के बारे में हो सकता है कि पता चल जाए, लेकिन वो ऑनेस्ट है कि नहीं है, ठीक है, ईमानदार है कि नहीं है, सच बोलता है कि नहीं बोलता, तो ये बातें आपको इंटरव्यू में पता नहीं चल सकती, तो ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद सिलेक्शन टेस्टिंग। आप जब सिलेक्शन करते हो तो उसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जब आप उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को जज करते हो। प्रोफिशेंसी टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ को टेस्ट लेते हो। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है उसकी फिजिकल टफनेस, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशंस में वो परफॉर्म करता है कि नहीं। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट, फिर से वही कि उसकी थिंकिंग को आप देखते हो, मेंटल स्ट्रेंथ को आप देखते हो, मेडिकल एग्जामिनेशंस आप लेते हो, ठीक है, जिस तरह आर्मी वगैरह में होता है। और साइकोलॉजिकल फिर से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ के, जिस तरह 15-20 क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं, और आपने जिस तरह ये मोबाइल एप्लीकेशंस में भी होता है और बहुत सारे टेस्ट में ये होता है, ठीक है, आपको 15-20 क्वेश्चंस दिए और आपने उसको आंसर्स करना होता है। जिस तरह क्वेश्चंस होते हैं ना कि आपको अकेले रहना पसंद है या सोशल रहना पसंद है, या जो है अ, आपको हाइक के लिए पहाड़े पसंद है, या आपने बीचेस में घूमना पसंद करते हो, तो इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं ताकि आपकी पर्सनैलिटी को वो जज कर सके, ठीक है। फिर हमारे पास है असेसमेंट सेंटर्स। अच्छा जी, तो इंटरव्यू के बाद और टेस्ट के बाद हम असेसमेंट सेंटर्स में कैंडिडेट्स को डालते हैं और उनको चेक करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। ये ज़्यादातर ये
ISSB जो टेस्ट होता है आर्मी के लिए, तो उसमें ये होता है। इस तरह बहुत सारे और भी टेस्ट में होता है कि आप कैंडिडेट्स को 3-4 दिनों के लिए कैंप वगैरह में उनको कहते हो कि यहाँ पर आपको लोग को रहना है, तो फिर आप उनको ऑब्जर्व करते हो कि इनकी पर्सनैलिटीज़ किस तरह है। फिर इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आप करते हो, जिस तरह ग्रुप डिस्कशंस है, प्रेजेंटेशंस करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, ठीक है। इनकी सिमुलेशंस देखते हो कि डिफरेंट कंडीशन में वो किस तरह एक्ट करते हैं, गेम्स उनसे खिलाते हो, उनसे स्पीचेस कराते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके, डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप उनसे कराते हो और उसमें से फिर चूज़ करना होता है, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आप काम करने की एबल है कि नहीं है, ठीक है। अब असेसमेंट सेंटर्स के लिए एक ग्रुप आप बनाते हो मैनेजर्स की, जिन्होंने असेसमेंट करनी होती है। तो असेसमेंट में एक ही बात का आपने ख्याल रखना होता है कि हम इसमें बायस ना हो जाए, ठीक है। कोई अपना आया होता है, किसी के लिए रेफरेंस है, किसी के लिए जो है आपने होता है ना, ऊपर से जो है ऑर्डर है, आपने ये करना ही होगा, ठीक है। दोस्ती रिश्तेदारी ये चीज़ें ना हो, तो असेसमेंट सेंटर्स वालों के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रू एंड फेयर असेसमेंट करें। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है आप उनको ही सेलेक्ट करो। अगर आप इस तरह नहीं करते तो फिर से आपने स्टार्ट से आना है, फिर से रिक्रूटमेंट, फिर से सिलेक्शन, और फिर से इतना टाइम और इतना रिसोर्सेज आपने वेस्ट करने होंगे, ठीक है, अगर पहले फर्स्ट टाइम में आप सही से नहीं करते। तो ये असेसमेंट सेंटर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद लिमिटेशन ऑफ टेस्टिंग। अब ये टेस्टिंग वगैरह जो है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, वो क्या होंगे देखो। एक तो ये है कि अगर देयर इज ऑफन नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एबिलिटी इन द टेस्ट एंड एबिलिटी इन द जॉब इटसेल्फ। हो सकता है कि जिस जॉब के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हो वो अपने काम में बहुत माहिर है, लेकिन वो आपकी गेम्स में, आपके इंटरव्यूज़ में, आपकी प्रेजेंटेशन में उस तरह अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर दे आर सब्जेक्ट टू कोचिंग एंड प्रैक्टिस एफर्ट्स। फिर उसके लिए अगर गेम्स आपने खिलानी है तो उनको कोचेस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हर बंदा तो इतना एफर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ टेस्ट की भी अपने लिमिटेशंस है, बायस भी हो सकते हैं असेसमेंट्स वाले या इंटरव्यूज़ वाले या टेस्ट वाले, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमें रेफरेंस की ज़रूरत होती है। ये रेफरेंस का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय ने जहाँ पर काम किया होता है तो वहाँ की आपको क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये जो मेरा एम्प्लॉय है लास्ट जगह पर जब ये काम कर रहा था तो वहाँ पर ये किस तरह काम इसने किया हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय ने एक कंपनी में काम किया हुआ है, अब वो छोड़कर आपके साथ काम कर रहा है, तो आपको उस कंपनी का रेफरेंस लेटर चाहिए होता है। तो अब उस कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी को इसने छोड़ दिया है, लेफ्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रू एंड फेयर रिव्यू दे इस एम्प्लॉय का, ठीक है। इसमें झूठ ना हो, इसमें ये भी ना हो कि ये एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, लेट आता है। अपनी साइड से कुछ ऐड ना किया हो, जो सच है, जो हकीकत है, तो वो लिखना होता है। अगर कोई कंपनी एक एम्प्लॉय के लिए झूठ पर मबनी एक रेफरेंस लेटर देता है कि जी ये तो अच्छा नहीं था और ये नहीं आता था, काम नहीं कर रहा था, और एक्चुअल में ऐसा नहीं है, तो फिर उनके ऊपर वो केस कर सकते हैं और हैवी कंपनसेशन उनसे ले सकता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि रिक्रूटमेंट करे, सिलेक्शन करे। तो एक तो सीनियर मैनेजमेंट वो आपको गोल्स देंगे, वो आपको बताएंगे कि हमें किस तरह के कैंडिडेट्स चाहिए। फिर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सिलेक्शन, फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू पेइंग योर एम्प्लॉय, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की। इनको हम एचआर डिपार्टमेंट भी कहते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट भी कहते हैं। एम्प्लॉयज़ की हर चीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइन मैनेजर्स का काम सिंपल है, उन्होंने सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज या जो छोटे छोटे रोल्स के लिए कैंडिडेट्स चाहिए, तो फिर लाइन मैनेजर्स का काम होता है, ठीक है जी। तो ये एक दफ़ा रीड आउट कर लो, ईजी है, ठीक है। अच्छा, लास्ट का जो ये टॉपिक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और डाइवर्सिटी, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये है कि आपने जितने कैंडिडेट्स आए सबको आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी। इस तरह ना हो कि किसी को आप जो है प्रेफर करते हो ओवर दी अदर्स, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आप याद रखिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको कानून कह रहा है कि आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ये आप खुद से नहीं करते हो, ये कानून ने कहा है कि आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, आपने इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, ठीक है। फिर रीज़न फॉर अडॉप्टिंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, तो ये तो एक मॉरली रॉन्ग है कि आप किसी को अच्छा ट्रीट करो, किसी को अच्छे तरीके से ट्रीट ही ना करो, ठीक है। फिर इसके आपके लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है, उल्टा ही आपका गुडविल के ऊपर असर पड़ेगा, आपकी रिपुटेशन ख़राब होगी, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये है कि आप एक को प्रेफर करते हो किसी और के ऊपर, तो आपने डिस्क्रिमिनेशन की है, ठीक है।
एक होता है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है ये अलाउ बाय लॉ है, मतलब ये लीगल है, आप कर सकते हो, ये डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? देखो, कुछ जॉब्स इस तरह होते हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेशन करना है। कुछ जॉब्स इस तरह की वो मेल्स कर सकते हैं, फीमेल्स नहीं कर सकते, तो आपने मेल्स को ही प्रेफर करना है। या कुछ जॉब्स इस तरह है कि जो फीमेल्स कर सकती है, मेल्स नहीं कर सकते, तो वो जॉब्स आपने फीमेल्स को ही देनी है, वहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेशन करनी ही है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। जिस तरह अगर एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, तो आपने मेल को ही देनी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बिल्कुल इलीगल है, ठीक है। इससे ये होता है कि आप किसी और की जो दीनी या फिर उसको किसी और तरीके से आप हर्ट कर सकते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि आप कहते हो कि हमें सिर्फ वही एम्प्लॉय जो है हम वो चूज़ करेंगे जो सिर्फ क्लीन शेव करते हो, ठीक है। तो आप जितने मुस्लिम्स है या जो सिक्स कम्युनिटीज़ है या क्रिश्चियंस है, तो वो दाढ़ी रखते हैं, ठीक है। उनके लिए मज़हब में ये है कि आप दाढ़ी रखो, तो फिर उनके साथ ये ज़्यादती है, जुल्म है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन इज़ कम्प्लीटली इलीगल, ठीक है। फिर विक्टिमाइजेशन। तो विक्टिमाइजेशन मतलब ये है, किसी एम्प्लॉय ने कहा कि यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह गलत काम होता है, तो फिर एम्प्लॉयर इसी बात पर कि इसी बात के ऊपर कि ये जो है नुक्स निकालता है या फिर आपकी वीकनेसेस को टारगेट करता है, तो एम्प्लॉयर फिर इसी एम्प्लॉय को ही विक्टिमाइज करता है, हर बात पर इसी को ही निशाना बनाते हैं, उसके साथ ही नाइंसाफ़ी होती है। तो ये डायरेक्ट विक्टिमाइजेशन है और सबसे ज़्यादा जो है गलत है, और इसके ऊपर सज़ा भी ज़्यादा है। फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी लीगल है, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जितनी माइनॉरिटीज़ होती है उनको आप प्रिफर करते हो, ठीक है। जिस तरह मेडिकल कॉलेजेस में या कोटा सिस्टम जिसे कहते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए इतने सीट्स है, ठीक है। तो ये आप क्यों करते हो? ताकि उनको आप सपोर्ट कर सको। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी अच्छी बात है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, ठीक है। फिर लीगल पोजीशन। देखो, यूके में इसके लिए बहुत सारी लॉज एंड रेगुलेशंस है कि आपने क्या करना है। आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेस ऑफ एज, डिसेबिलिटी, जेंडर रिअसाइनमेंट, ठीक है, मैरिज या प्रेगनेंसी के ऊपर, रेस या रिलीजन के ऊपर। आप जो हो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। आप करते हो तो आपने जो है लॉ को ब्रीच किया हुआ है और आपने इसके ऊपर कंपनसेशन पे करनी है, जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पॉलिसीज़ जो है ये इसमें आपके लिए एक बेहतरी है, ठीक है। आप माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, आप जो है जहाँ पर हो सकता है को तो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को ही आप सपोर्ट कर रहे हो, तो इससे आपका गुडविल क्रिएट होगा, आपका अच्छा नाम होगा, एम्प्लॉयज़ भी खुश है, वो भी मोटिवेटेड होंगे आपके साथ। फिर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो आपको कानून ने नहीं कहा, आप खुद से ये आपकी जो है अ, आपने एक कानून बनाया हुआ है अपना ही कि यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्स लोग होने चाहिए, किसी भी मुल्क के, किसी भी मज़हब के, ठीक है। मेल्स फीमेल्स सब होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपके पास डाइवर्सिटी हो। डाइवर्सिटी से क्या एडवांटेजेस है? इससे ये होगा कि डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट कंट्री से लोग आएंगे, ठीक है। तो वो अपनी एक्सपर्टीज साथ लाएंगे, उनके पास जो स्किल्स है। तो एक डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा उसी ने ही कामयाब होना है, ठीक है। फिर डाइवर्सिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में क्या डिफरेंसेस है? तो डाइवर्सिटी आप वॉलेंट्री खुद से ही कहते हो, इससे प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, क्वालिटी को आप बेहतर बनाना चाहते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ फोकस्ड है, आप हर किसी को अपॉर्चुनिटी देते हो। इंक्लूसिव प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब कि आप ये मसला ही ख़त्म कर देते हो कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट इनिशिएटेड है, गवर्नमेंट आप कहती है, लीगल ही है, ठीक है। क्वांटिटेटिव है कि इतनी क्वांटिटी में ये होने चाहिए मेल्स, इतनी क्वांटिटी में फीमेल्स, ठीक है। प्रॉब्लम फोकस्ड है, एक प्रॉब्लम है तो उसको ख़त्म करना है। टारगेटेड है, रिएक्टिव है, रिएक्टिव मतलब प्रॉब्लम है तो उसको ख़त्म करना है, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या बेनिफिट्स है कि अगर आपके पास डाइवर्स वर्क फोर्स है, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट कंट्रीज से, तो इसमें कंपटीशन बढ़ेगी, ठीक है। फिर आपके पास एचआर की पोटेंशियल मैक्सिमम है, क्रिएटिविटी होगी, इनोवेशन है आपके पास, ठीक है। तो ब्रॉडर रेंज में आपके पास लोग हैं, ब्रॉडर स्किल्स है आपके पास, बेटर कस्टमर रिलेशंस हो सकते हैं हर कंट्री में, हर कल्चर्स वालों के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर एबिलिटी टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट्स। फिर जितनी ज़्यादा लोग होंगे तो उतनी ज़्यादा ही आपके पास क्या है, टैलेंट्स है, ठीक है। मॉनिटरिंग। फिर ये है कि आप सिर्फ जो है डाइवर्स और फोर्स अगर आप दे रहे तो उसको आपने फिर मॉनिटर भी करना होता है, ठीक है जी।
जी ठीक है जी। तो मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आपने तो ये पॉलिसी बना दी कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दोगे, आपके आपके पास डाइवर्सिटी होगी, लेकिन सच में ये काम हो रहा है कि नहीं? फिर इसके बाद अगर डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट मज़हब से लोग आप लाते हो, तो उनका भी ख्याल रखना है आपको कि उनको यहाँ पर फैसिलिटीज़ है कि नहीं है। ठीक है, वो अपनी इबादत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यहाँ पर उनको कोई ट्रबल तो नहीं दे रहा, ठीक है, उनके साथ बुलिंग तो नहीं हो रही। तो इन सब चीज़ों को आपने क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है। ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का। एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ को हायर करे। ठीक है, इससे ये होगा अगर आपकी वर्क फोर्स बेटर है, बेस्ट है, तो आपको काम करने में आसानी होगी। आपको मैनेजर्स जो है वो अपने लॉन्गर टर्म डिसीजंस के लिए, लॉन्गर टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए वो फ्री है। आपका काम बेहतरीन हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे, काम जो है टाइम पर हो रहा है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये आइडियल है, ठीक है, उनके लिए बेस्ट है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बेटर तरीके से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हो। ठीक है जी। आप लोग चैप्टर रीड कर ले, कोई मसला हो, कोई इशू हो तो मुझे फिर कांटेक्ट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।